भारत अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 5वां 2+2 मंत्रिस्तरीय सार्थक संवाद संपन्न। दोनों देशों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया, यूक्रेन संघर्ष सहित तमाम मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अनेकों घोटाले में केसीआर और उनके परिवार का नाम आया सामने। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का निर्णय किया स्थगित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को लेकर राज्यों को जारी की एडवाइजरी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को दी मंजूरी। नीति से डिजिटल मीडिया पर प्रचार तंत्र को मजबूत बनाने में मिलेगी मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में आईटीबीपी की रेंजिंग डे परेड में लिया हिस्सा। आईटीबीपी जवानों के शौर्य, दृढ़ता और समर्पण की सराहना। और आज धनतेरस के साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की हुई शुरुआत। देश भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। लॉयड ऑस्टिन के साथ मुलाकात को शानदार बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि हमारे बीच समृद्ध और उपयोगी चर्चा हुई। स्वतंत्र, खुले और नियमों से बंधे हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए भारत अमेरिका साझेदारी महत्वपूर्ण है। हमने अपने देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर बात की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता बहुत उपयोगी और सार्थक रही। इंडिया यूएस रिलेशन, रक्षा सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, इस क्षेत्र के व्यापक पहलुओं, प्रौद्योगिकी सहयोग और दोनों देशों के नागरिक रिश्तों में हो रही तरक्की की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों के प्रमुखों, भारत की ओर से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और अमेरिका की ओर से राज्य सचिव और रक्षा सचिव ने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की। वहीं भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने बताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध सबसे मजबूत हैं। Today's dialogue has actually helped both India and the US to energize the multifaceted India-US cooperation and reaffirmed our partnership, the objectives and the goals inherent in it. We are grateful to the principals for guiding our efforts to elevate the India-US relations. Later in the evening, there would be call on the Honorable Prime Minister by the 4 principals on both sides. The potential collaboration in emerging domains for the civilian commercial use as well as for the strategic use also was a topic of common interest. How the defense industries can intersect each other's interests and promote each other in this particular context of strong bilateral ties was also a matter of great focus. Our extensive engagement has yielded important results. This meeting will contribute to giving a momentum to the defense industry roadmap, which was recently finalized. We have a common vision of free, open and inclusive Indo-Pacific and a rules-based global order
throughout the seas in this world. Our partnership is of critical importance to peace and stability in our immediate neighborhood, but also in other regions connected to us. भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने बताया कि मंत्रियों ने 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में व्यापार और निवेश, तकनीकी साझेदारी, महत्वपूर्ण तकनीक के उभरते क्षेत्रों से संबंधित साझेदारी के अलावा आतंकवाद से निपटने के साझा प्रयासों पर चर्चा की गई। We, in the 2+2 meeting, shared our common and convergent interests and shared our mutual goals, especially in the regional and global scenario when the situation is very volatile. The visit of the dignitaries from US is of great significance. It affords an opportunity to review the security and see how the upholding of international law and humanitarian assistance can be looked at very closely and in a mutually comfortable fashion. We have seen a convergence of strategic and economic interests over a period of time. In fact, many times our strategic interests are subserved by our economic cooperation and codependence. Especially in the field of technology, our cooperation has gone to a new level. सुप्रीम कोर्ट से लगातार मिल रही फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का फैसला वापस ले लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ये फैसला भी लागू नहीं होगा। दीपावली के बाद स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर हलफनामा दायर किया था, जिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन का फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ा था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने और एक्शन प्लान लागू करने की इसमें सलाह दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक ने भी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने इन राज्यों को वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही पटाखे ना छोड़ने को लेकर भी जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। साथ ही पराली जलाने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने की सलाह दी है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। तेलंगाना के वारंगल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों ने तेलंगाना को कर्ज में डुबा दिया है। तेलंगाना राज्य बना तो कैश सरप्लस था। आज तेलंगाना 5 लाख करोड़ के कर्जे में है। ये पैसा कहाँ, किसने खाया? तेलंगाना का जितना विकास होना चाहिए नहीं हुआ।
यहाँ के युवाओं से कहा था 5 लाख नौकरी दें, केसीआर ने नहीं। यहाँ पर कहा था शेड्यूल कास्ट कि आपके लिए 3 एकड़ लैंड देंगे, 10 लाख रुपीस देंगे, 50,000 करोड़ रुपया कुल मिलाकर खर्च करेंगे। ये कुछ नहीं किया, ना उनको उनके अधिकार मिले हैं, और जो पैसा थोड़ा बहुत मिला भी उसमें से 30% करप्शन लेके पैसा वापस दिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, जो डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की विज्ञापन शाखा है। यह नीति एक महत्वपूर्ण कदम है। उभरते मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपभोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के जवाब में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने के सीबीसी के मिशन में यह एक क्षण है। डिजिटल यूनिवर्स में विशाल ग्राहक आधार, डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ मिलकर लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेश की प्रभावी डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उन्मुख अभियानों में लागत दक्षता आएगी। हाल के वर्षों में जिस तरह से दर्शक मीडिया का उपभोग करते हैं, उसमें डिजिटल स्पेस की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण देश में उन लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जो अब इंटरनेट, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े हुए हैं। ट्राई के भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शक संकेतक जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अधिक है और मार्च 2023 तक दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक है। पिछले कई दिनों से वायु प्रदूषण से खतरनाक स्तर से परेशान दिल्ली वासियों को बृहस्पतिवार को रात भर हुई बारिश के कारण राहत मिली और राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया। सोमा सेन रॉय ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तरी राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। हालांकि कल ठंडी हवाओं के साथ साफ मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से हम एक्सपेक्ट जो कर रहे थे मेनली क्लाउडिंग, मगर जितना मॉडल्स या ऑब्जर्वेशंस में कल तक दिख रहा था उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई है। अरेबियन सी से काफ़ी डीप मॉइस्चर पेनिट्रेट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसके कारण से आपको ये जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और रेनफॉल देखने को मिल रहे हैं। धनतेरस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर संदेश साझा किया। उन्होंने कहा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्य एवं सुख समृद्धि के प्रतीक पर्व धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा से आप सभी सदैव स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहें, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया। मुलाकात के बाद महासचिव चंपत राय ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया है और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे नए बड़े भव्य और दिव्य मंदिर में जो नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है, पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 अभिजित मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र, उसमें मुख्यमंत्री महोदय पधारें, इसके लिए हम निवेदन करने आए थे। इसका विवरण आपको ज्ञात हो चुका है।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या दीपोत्सव पर अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यहां व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। इस बार प्रदेश स्तर पर 21 रामलीला होंगी और ये लगातार 3 दिन तक संचालित होंगी। वहीं लगभग 24 लाख दीप जलाए जाएंगे, जिसमें शहर के विभिन्न मठ, मंदिर और घाटों पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। हम लोग का ये प्रयास है कि जो मुख्य कार्यक्रम यहाँ राम की पैड़ी में है उसमें लाइट एंड साउंड होगा, प्रोजेक्शन मैपिंग है, उस कार्यक्रम को हम लोग बाद में भी उसको प्रसारित करेंगे और उसको दिखाएंगे लोगों को, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आनंद ले सकें। और साथ साथ जो 24 LED है वैन है उसको लगाया गया है शहर के विभिन्न चौराहों तिराहों पे, स्थलों पे, जो महत्वपूर्ण स्थल है कि वहाँ पे भी लोग इस जो मुख्य कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इसको कार्यक्रम को विस्तार दे रहे हैं और दीप जो हम प्रज्वलित कर रहे हैं, लगभग 24,59,000 दीप हमारे जो 51 घाट है यहाँ पे राम की पैड़ी और उसके संलग्न उसमें जलाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में जल निगम द्वारा जल दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव की थीम पानी के लिए महिलाओं के लिए पानी की विभिन्न स्वयंसेवी सहायता समूहों की 50 से अधिक महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के आवास और शहरी मंत्रालय के सहयोग से अमृत 2.0 के तहत देश भर में जल दिवाली उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा के जल निगम द्वारा जल दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया। नगर निगम के जल कल विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम पानी के लिए महिलाओं के लिए पानी का आयोजन कर जल दिवाली मनाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की 50 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं को जल संयंत्र का दौरा कराया गया और पाइपलाइन जल प्रणाली, पानी के स्रोत, शोधन प्रक्रिया और नालों तक पानी पहुंचाने के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया। जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दौरान सभी को शपथ भी दिलाई गई। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे अच्छे से बचाना चाहिए और लोगों को भी पानी के महत्व के बारे में समझाना चाहिए जिनको इस बारे में नहीं पता है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव पंजुआना में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की 34 महिलाओं का स्वागत फूल मालाएं पहनाकर किया गया। इन महिलाओं को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भ्रमण करवाया गया और पेयजल की प्रोसेसिंग की तकनीकी जानकारी दी गई। बताया गया कि जल के बारे में हम यहाँ आए हैं सभी लोग, तो हमको अपने मोहल्ले में सभी को हम बताते हैं कि भाई जल बचाओ, जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम आज सारे महिलाएं यहाँ आई हैं। हम अपने मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सभी को पानी के बारे में बताते हैं। आज बताएंगे तो कल का काम आए। इस अभियान का उद्देश्य जल शासन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसी अभियान के तहत मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। At present we are at Sinkhai water treatment plant. Capacity is around 45 mld and that this cater to around 2.95 lakh population of the Imphal city and this was commissioned in recently in 2023. जम्मू कश्मीर के कटरा में धनसार जल उपचार संयंत्र में भी जल दिवाली कार्यक्रम पर उत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं को जल कटरा शहर में जल वितरण के बारे में समझाया गया। पानी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाली महिलाएं इन कार्यक्रमों के जरिए पानी को लेकर जागरूक हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अलग अलग शहरों में लगातार जल दिवाली जो है वो मनाई जा रही है। वहीं केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की तरफ से देश भर में महिलाओं में जल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जल दिवाली उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव को लेकर महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही हैं। गोवा में सलाउलिम जल उपचार संयंत्र में जल दिवाली उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पानी के लिए महिलाएं, महिलाओं के लिए पानी, यह मूल मंत्र है देश भर में मनाए जा रहे जल दिवाली के उत्सवों का। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की पहल से महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोवा में सलाउलम जल उपचार संयंत्र में लोक निर्माण विभाग मंत्री नीलेश कैब्राल की उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं को घरों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जल बुनियादी ढांचे के प्रति अपनापन और स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देना है। चित्रकूट में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जल शोधन पद्धति की व्यापक जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं को बताया गया कि किस तरह उनके घरों तक शुद्ध जल पहुंचता है।
इस अवसर पर कुशल नेतृत्व क्षमता वाली सक्रिय महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। इसमें महिलाओं को जागरूक, मुख्य रूप से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि वो पानी को किस प्रकार शोधन किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, जिससे उसकी कीमत को समझे, पानी को व्यर्थ न बजाएं। इसी के क्रम में आज हमारे चित्रकूट शहर से, करवी से विभिन्न समूह की महिलाओं को यहाँ पर एकत्रित किया गया था डोडा विभाग द्वारा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में विभिन्न हिस्सों से आई महिलाओं ने जल उपचार संयंत्र का दौरा किया। इन महिलाओं ने इस दौरान पानी बचाने की शपथ भी ली। महिलाओं ने कार्यक्रम के लिए सरकार के प्रति आभार भी जताया। यूलोंग वालों की तरफ से हमें यहाँ PHE डिपार्टमेंट में लाया गया, जहाँ हमें जल की अहमियत के बारे में बताया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पिल्लूर संयुक्त पेयजल परियोजना उपचार संयंत्र में जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां स्वयं सहायता समूह की 100 से ज्यादा महिलाओं ने पेयजल उपचार संयंत्र का दौरा किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न अधिकारियों ने महिलाओं को पेयजल उपचार और पानी को बचाने के महत्व के बारे में जागरूक किया। देश भर में इसी तरह महिलाओं को अमृत योजना और जल बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी देकर शिक्षित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए DD न्यूज पर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुनिया में इनोवेशन इंडेक्स जारी करने वाली संस्था WIPO की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2022 में पूरी दुनिया से 34 लाख से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए गए हैं। अच्छी खबर यह है कि साल 2022 में भारत से किए गए आवेदनों में करीब 32% की वृद्धि हुई है, जो दुनिया में इनोवेशन करने वाले देशों में सबसे अधिक है। इस क्षेत्र के लोग पेटेंट में भारत की प्रगति से काफ़ी खुश हैं और सरकार के प्रयासों को इसका श्रेय दे रहे हैं। खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो एग्रीकल्चरल वेस्ट को बायोमास ब्रिकेट्स, पेलेट्स और बायोचार में कन्वर्ट करती है, वो भी किसान के खेतों में जाकर। जी हाँ, और हम इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी कर रहे हैं। पेटेंट करना बहुत ही आसान हुआ है। मैं नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दौरान 1 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ARC's patent filing statistics stand somewhere close to 180 patents, and we have about close to 40 technology transfers which we have had. So if we take the ratio, it is about a conversion ratio, it is about 4:1, and I think it's a very encouraging figures for us to look forward to. From the recently released IP filing statistics of WIPO of 2022, if we look at, India stands at 7th position in the number of patents which have been filed across the world. When we compare it to other countries like China, China stands at number 1. So we stand at number 7 right now. And if we look at the Global Innovation Index, which is again released by WIPO in 2023, we India are standing at the 40th position, and we have moved from
46th position in 2021, and I think these are very encouraging figures as a country to look forward to. IPR filings, including patents, are extremely essential in conversion of technologies and taking them into higher levels of commercialization and production. So, and even if we have to move higher in the innovation index as well, this is one of the many factors which is taken into consideration. So I think everyone should realize the importance of filing IPs at the right time and how to convert them into useful technologies for the nation. तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति।